Hello everyone, myself Rahul Dixit and I welcome you all on our YouTube channel ई ज्ञान स्कूल। आज फिर से एक बार आपसे मुलाकात होगी, किसके साथ? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ, है ना। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक। तो इससे जो लास्ट लेक्चर है हमारा, उसमें हमने डिस्कस कर लिया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या है और उसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, वो सारी ही चीज़ें हमने क्या है डिस्कस कर लिया। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की मैं बात करूँ तो पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पर ही बेस्ड है। क्लियर कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किस बेस पर अरेंज की गई है, वो सारी ही चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली थी। कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट्स हैं वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं, ठीक। आज का जो टॉपिक है वो बेहद खास रहने वाला है। आज का जो लेक्चर है, जो टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे, जैसे इसमें कुछ जनरल टर्म डिस्कस करनी है मुझे। सबसे पहले तो मैं यही बात करूंगा कि कंडक्टर क्या है। और दो टाइप के मेरे पास कंडक्टर होते हैं, एक मेटालिक कंडक्टर होता है और दूसरा कंडक्टर मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर प्रेजेंट होता है। मेटालिक कंडक्टर क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या है, ये सारी ही चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, विद डिफरेंस के साथ डिस्कस करूँगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और मेटालिक कंडक्टर। इसके अलावा इसमें जो आगे हम बात करने वाले हैं आज रेजिस्टेंस के बारे में, कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी क्या है और कंडक्टिविटी के कुछ टाइप्स हैं जैसे मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी। ये सारी ही चीज़ें मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो बने रहे हमारे YouTube चैनल के साथ ई ज्ञान स्कूल, है ना। तो और एक बात और मैं अपने बच्चों से कहना चाहूँगा कि आपका जो सपोर्ट है वो मुझ में एक नई पावर और एक नई ऊर्जा लेकर आता है, ठीक। मन करता है कि हम आपके लिए और भी चीज़ें लेकर आएँ और भी मेहनत करें आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग भी घर पर काफ़ी परेशान हैं, है ना। परिस्थितियाँ कुछ इस टाइप की पैदा हो गई हैं इस बार कि बच्चों को घर रहना पड़ रहा है। फिर भी हम आपके लिए कोशिश करते हैं कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हम वीडियो लेक्चर के थ्रू या अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचा सकें, ठीक है। तो मैं बात करूँगा आज के टॉपिक की, और आज का जो टॉपिक है मेरा, है ना, तो देखो क्या है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा किसकी, मैं मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की जो बात है वो मैं डिफरेंस के बेस पर करूंगा। डिफरेंस बिटवीन क्या, मेटालिक कंडक्टर, डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मुझे डिफरेंस पढ़ना है इन दोनों के बीच में। तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो मैं टेबल बना लेता हूं। एक तरफ मैंने लिया है मेटालिक कंडक्टर, और दूसरी तरफ मैंने लिया है क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ क्लियर हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूँ किसकी, मेटालिक कंडक्टर की बात करूँ, देखिए कंडक्टर का मतलब क्या है कि जनरली एक वो सब्सटेंसेस जिनमें क्या है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। अब वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो अलग अलग रीजन से होती है। अगर मैं मेटालिक कंडक्टर में बात करूं तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो किसी और वजह से होता है। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में बात करूं तो यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दूसरी वजह से होता है। वो सारी मैं बात करूँगा उसके बारे में। तो अगर मैं पहला डिफरेंस की बात करूं मेटालिक कंडक्टर वर्सेस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, तो पहला डिफरेंस ये है कि जो मेरा मेटालिक कंडक्टर है उसमें जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसकी वजह से है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं पहली बात लिखूं यहाँ पर, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट due to the movement of क्या, इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक, ये तो बात हुई किसके बारे में, मेटालिक कंडक्टर के बारे में। अगर मैं बात करूं किसके बारे में, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के, तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आयंस के मूवमेंट की वजह से होता है। तो इसमें पहली पॉइंट क्या है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट the flow of electric current is due to the movement of ions। किसकी वजह से होता है, आयंस की वजह से होता है। दूसरी अगर मैं बात करूं यहाँ पर दूसरे पॉइंट के बारे में, तो दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि अगर मैं मेटालिक कंडक्टर की बात करता हूँ तो मेटालिक कंडक्टर में कोई भी केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता जब आप क्या करते हैं, करंट पास करते हैं। जबकि अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करूं तो जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर करंट पास करते हैं तो वो क्या है, वहाँ पर एक केमिकल डिकम्पोजिशन होता है और जो भी सब्सटेंस है वो अपने आयंस में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो क्या लिखूँगा मैं यहाँ, नो केमिकल डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस, नो केमिकल डिकम्पोजिशन takes place by passing electric current। अगर मैं यहाँ पर दूसरे पॉइंट की बात करूँ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या है कि यहाँ पर केमिकल डिकम्पोजिशन होता है। अगर आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं उस सब्सटेंस के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, तो मैं क्या बोलूँ, केमिकल डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस, केमिकल डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस बाई पासिंग क्या, इलेक्ट्रिक करंट, बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। ये दो डिफरेंस हो गए। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट डिफरेंस की बात करूं तो मेरा नेक्स्ट डिफरेंस है, बात करता हूं मैं थर्ड डिफरेंस की। थर्ड डिफरेंस है मेरा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब है करंट में रुकावट आना, ठीक है। जो भी आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसमें जो भी रुकावट आ रही है उसको क्या बोलते हैं आप, रेजिस्टेंस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पूछा भी गया ऑब्जेक्टिव टाइप के पैटर्न में कि मेटालिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्यों होती है और किसकी वजह से होती है। और अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में बात करूं तो रेजिस्टेंस किसकी वजह से होगी, वो दोनों ही बातें मुझे यहाँ पर आपको बतानी है। तो अगर मैं मेटालिक कंडक्टर की बात करूं तो अगर जैसे सपोज मेरे पास कोई एटम है या एलिमेंट है, उसने अपना क्या करा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। ये जो इलेक्ट्रॉन है मेटालिक कंडक्टर में वही क्या है, वही रेस्पॉन्सिबल है फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। और जो पॉजिटिव आयन बना उसे क्या बोला मैंने, कर्नेल्स। क्या बोला मैंने उसे, कर्नेल्स। बोलो तो क्या मैंने बोला, एलिमेंट है उसने अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला और जो इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकला है यही इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल। अगर इस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहीं भी थोड़ा सा भी स्टॉप हुआ तो किस में रेजिस्टेंस आएगी, आपके इलेक्ट्रिक करंट में क्या आएगी, रेजिस्टेंस आएगी। इसका मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस क्यों होती है बात करेंगे। तो देखते हैं जो कर्नेल्स है इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं वैसे वैसे ही क्या है, कर्नेल्स का फॉर्मेशन होता है। और ये कर्नेल्स क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर क्या है, कहीं ना कहीं अपोजिट चार्ज की वजह से क्या होगा, इनमें अट्रैक्शन होगा और ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को कहीं ना कहीं क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द कोलिजन ऑफ कर्नेल्स। कोलिजन होता है यहाँ पर किस किस के बीच में, कर्नेल्स और इलेक्ट्रॉन के बीच में। जो कोलिजन का मतलब है टकराना आपस में, और जब इनका कोलिजन होगा तो रेजिस्टेंस ज़रूर होगी। किसके केस में, मेटालिक कंडक्टर के केस में। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, रेजिस्टेंस ड्यू टू द कोलिजन ऑफ कर्नेल्स,
ड्यू टू द कोलिजन ऑफ कर्नेल्स। जो कर्नेल्स का कोलिजन हो रहा है उसी की वजह से यहाँ पर क्या होती है, रेजिस्टेंस। लेकिन अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस डिफरेंट रीजन की वजह से होती है। यहाँ 3 रीजन है मेरे पास। रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर वो किस 3 रीजन की वजह से होगी। रेजिस्टेंस ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स, रेजिस्टेंस ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। देखो कौन कौन से रीजन है। सबसे पहला जो रीजन है मेरे पास वो है सोल्यूट इंटरेक्शन, सोल्यूट इंटरेक्शन। सोल्यूट जैसे मैं NaCl को किस में डाल रहा हूँ, वाटर के अंदर डाल रहा हूँ, तो मेरा NaCl क्या है, सोल्यूट है। NaCl क्या है मेरा, सोल्यूट, और NaCl में Na+ है और Cl क्या है, माइनस है। तो जो NaCl है, आप खुद बताओ, जो मेरे पास क्या है, NaCl है, दूसरा NaCl भी मेरे पास होगा। बोलो मेरे पास क्या है, मेरे पास दूसरा NaCl भी होगा। तो होता क्या है यहाँ पर कि जो एक सोल्यूट है और जो दूसरे सोल्यूट के आयंस हैं वो आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्शन शो करते हैं। अपोजिट चार्ज का अट्रैक्शन आपस में होता है। Na+ Cl- को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और Cl- Na+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर कहीं ना कहीं इनका अट्रैक्शन हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है वो कौन है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल, वो रेस्पॉन्सिबल है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। और जब आयंस अट्रैक्ट कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को तो उनका मूवमेंट कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, स्टॉप हो रहा है। और उनके मूवमेंट में कहीं स्टॉप आ रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट में क्या आएगी, रेजिस्टेंस आएगा। तो पहला रीजन तो यही है कि जो सोल्यूट हैं वो आपस में क्या है, इंटरेक्ट करते हैं आपस में, और इंटरेक्शन की वजह से उनका जो मूवमेंट है आयंस का वो स्टॉप होता है, और मूवमेंट ऑफ आयंस स्टॉप होगा तो रेजिस्टेंस जरूर आएगी। दूसरी बात अगर मैं कहूँ आपसे कि सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन, सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन, ठीक, जिसे हाइड्रेशन भी बोल देते हैं, हाइड्रेशन। देखो होता क्या है यहाँ पर, मैंने आपसे कहा मेरे पास सोल्यूट क्या है, NaCl है, और इसका जो सोलवेंट है से चारों तरफ से क्या कर ले, सराउंडेड कर ले। और H आप जानते हैं कि H2 के पास दोनों एंड है, H+ भी है, OH- भी है। तो जो वाटर का H+ एंड है वो इसके निगेटिव एंड को अट्रैक्ट करे, और जो इसका वाटर का निगेटिव एंड है वो इसके पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा। अगर तो कहीं ना कहीं जो सोलवेंट है वो भी क्या करेगा, Na+ और Cl- का जो मूवमेंट है उसे कहीं ना कहीं स्टॉप करेगा। और Na+ और Cl- का अगर मूवमेंट स्टॉप हुआ है तो रेजिस्टेंस जरूर आएगी। तो सेकेंड रीजन ये था रेजिस्टेंस होने का। अगर मैं तीसरे रीजन की बात करूं यहाँ पर, तो तीसरा रीजन क्या है, ठीक, तीसरे रीजन की मैं बात करूं तो सोलवेंट इंटरेक्शन है, जिसको विस्कोसिटी भी बोला जाता है। विस्कोसिटी का मतलब क्या है कि कोई लिक्विड जितना ज़्यादा विस्कस होगा, विस्कस का मतलब गाढ़ा बोल देते हैं, जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा वो लिक्विड, उसमें आयंस का मूवमेंट उतना ही कम होगा। जितना डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है, जितना पतला सॉल्यूशन होगा, उसमें आयंस का मूवमेंट उतना ही फास्ट होगा, और आयंस का मूवमेंट जितना फास्ट होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उतना ही ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि अगर सोलवेंट इंटरेक्शन मतलब विस्कस ज़्यादा है, वो गाढ़ा ज़्यादा है, सोलवेंट इंटरेक्शन की बात करूं तो मैं इसे क्या बोलता हूं, मैं इसे विस्कोसिटी बोलता हूं। और विस्कोसिटी की बात करें तो फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ है, तो जितना ज़्यादा विस्कस लिक्विड होगा आयंस का मूवमेंट उतना ही कम होगा, जिसकी वजह से क्या आएगी, रेजिस्टेंस आएगी। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के 3 रीजन थे। पहला रीजन सोल्यूट इंटरेक्शन, NaCl का आपस में ही इंटरेक्ट होना। दूसरा सोल्यूट सोलवेंट मतलब NaCl को जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके साथ इंटरेक्शन होना। और सोलवेंट इंटरेक्शन मतलब विस्कोसिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। विस्कोसिटी का मतलब अगर ज़्यादा विस्कस लिक्विड है तो उसमें आयंस का मूवमेंट कम होगा, और आयंस का मूवमेंट अगर कम हुआ है तो हमारी क्या होगी, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसमें कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस आएगा। इसके अलावा जो मैं फोर्थ पॉइंट मेरे पास है, जो फोर्थ डिफरेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या, अगर मैं मेटालिक कंडक्टर की बात करूं और मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करूं, तो मैं अगर टेम्परेचर बढ़ाऊं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, उसकी बात मुझे करनी है। तो अगर मैं मेटालिक कंडक्टर के लिए बात करूं तो जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो जो कर्नेल्स है, जो कर्नेल्स का कोलिजन हो रहा था वो बढ़ जाता है।
जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मेटालिक कंडक्टर के अंदर जो कर्नेल्स का कोलिजन हो रहा था वो इंक्रीज हो जाता है, और अगर कर्नेल्स का कोलिजन इंक्रीज हो गया है इसका मतलब अब वो और ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है उसमें कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस पैदा करेगा। और रेजिस्टेंस मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटालिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्या है, बढ़ती है। ठीक, अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करूं तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होता है, जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो जितने भी टाइप के इंटरेक्शन मेरे पास हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन ब्रेक हो जाएगा अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन भी ब्रेक हो जाएगा, और सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर मेरा जो भी चीज़ें हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर जितने भी इंटरेक्शन है सब क्या हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। और इंटरेक्शन अगर ख़त्म हो गए हैं इसका मतलब क्या है कि वहाँ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम। तो फोर्थ पॉइंट यही है कि मेटालिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है ना, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या है, डिक्रीज हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया है। तो फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो मेटालिक कंडक्टर क्या है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस क्या इंक्रीजेज, क्योंकि कर्नेल्स का कोलिजन इंक्रीज हो जाता है। और अगर मैं यहाँ पर फोर्थ पॉइंट की बात करूँ तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस क्या डिक्रीजेस, क्योंकि यहाँ पर जितने भी टाइप के इंटरेक्शन थे वो सब इंटरेक्शन क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बात थी किसकी, मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के में डिफरेंस क्या है ना। और जितने भी मेन पॉइंट थे हमने डिफरेंसेस के बेस पर सारे डिस्कस कर लिए, किस किस के, मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के जितने भी डिफरेंस हैं। क्लियर। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कुछ जर्नल टर्म की मुझे यहाँ पर बात करनी है, जैसे कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है, वो सारी ही चीज़ें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा आपके साथ। ठीक, तो देखते हैं कि कौन कौन सी टर्म हम डिस्कस कर सकते हैं आपके साथ इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट है। तो मेरे पास कुछ जनरल टर्म है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है। पहला जनरल टर्म, देखें जनरल टर्म में सबसे पहले मैं बात करूंगा किसके बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है, और उन दोनों में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो जनरल टर्म में टॉपिक है वो मेरा क्या है, रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है कि रेजिस्टेंस कंडक्टर की ही प्रॉपर्टी है जो किसके अपोजिशन में काम करती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिशन में काम करती है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच वर्क, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, it is the property of conductor which work in the opposition, which work in the position of क्या, which work in the position of flow of electric current, जो इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिशन में काम करे उसको क्या बोलते हैं आप, रेजिस्टेंस। और इसे डिनोट करते हैं आप कैपिटल आर से, आप पढ़ते हैं या फिजिक्स के अंदर, और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। तो अगर मैं बात करूं तो क्या लिख सकते हैं आप, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल आर, और आर की जो यूनिट है, यूनिट ऑफ आर क्या है आपकी, ओम। ये यूनिट आप यूज करते हैं। ठीक है,
अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि यदि आप सारे फिजिकल फैक्टर सेम कर दें, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम कर दें, तो रेजिस्टेंस दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक लेंथ ऑफ कंडक्टर और दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। जो भी वायर होगी उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जो कंडक्टर है उसकी लेंथ के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो क्या है, दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इफ़ ऑल फिजिकल फैक्टर आर सेम, इफ ऑल फिजिकल फैक्टर आर सेम देन क्या होगा, रेजिस्टेंस दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, किस किस पर, एक तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ ऑफ कंडक्टर के, और एक रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्रॉस सेक्शन एरिया ए के। ठीक है, तो अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, एल अपॉन ए, और जब मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटाता हूं तो मैं रो लगाता हूं, एक कांस्टेंट ऐड करता हूं, जिसे क्या बोलता हूं मैं, आर इक्वल टू क्या आ गया, रो एल अपॉन ए। तो मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर क्या लगाया, रो लगाया, जिसे क्या बोलते हैं आप, रो को मैं दो चीज़ बोलता हूँ, क्या, एक तो मैं बोलता हूँ रेजिस्टिविटी, ठीक, और एक मैं बोलता हूँ क्या, स्पेसिफिक, और एक मैं बोलता हूँ क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आर का क्या, रो इंटू एल अपॉन ए। तो अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो मैं रेजिस्टेंस के बारे में क्या लिख सकता हूं, कि जो रेजिस्टेंस है मेरा वो किस किस के इक्वल है, वो इक्वल है रेजिस्टिविटी और हाँ, एल अपॉन ए को क्या बोलते हैं आप, सेल कांस्टेंट। एल अपॉन ए को क्या बोला जाता है, सेल कांस्टेंट। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या है, रेजिस्टिविटी, और इनटू में क्या, एल अपॉन ए को क्या बोलते हैं आप, सेल कांस्टेंट। तो रेजिस्टेंस दो चीज़ों के मल्टीपल के इक्वल होता है, किस किस के, रेजिस्टिविटी और सेल कांस्टेंट के। बोलो, तो ये तो मेरी पहली टर्म थी क्या, रेजिस्टेंस, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जहाँ रो क्या है, या तो रेजिस्टिविटी है या स्पेसिफिक क्या है, रेजिस्टेंस है। इसके बाद मैं बात करूँगा किसकी, कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस की अगर मैं बात करूं, कंडक्टेंस क्या है, तो आप जानते हैं कंडक्टेंस इन अपोजिट होती है किसके, रेजिस्टेंस के। कंडक्टेंस क्या है, ये भी एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जो वर्क करती है इन द, या सपोर्ट करती है इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसके बारे में, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ conductor which support in the flow of इलेक्ट्रिक करंट। किस में सपोर्ट करती है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में सपोर्ट करती है, उसे क्या बोलते हैं आप, कंडक्टेंस। और इसे आप सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्या, कैपिटल सी। ठीक, और दूसरी बात ये है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब मैं सी को क्या लिख सकता हूँ, 1/r लिख सकता हूँ। ठीक, और यूनिट की बात करूँ मैं, अगर यूनिट ऑफ क्या, सी मतलब कंडक्टेंस, तो 1/r की यूनिट क्या होती थी, ओम। तो क्या हो सकती है, ओम इनवर्स, और ओम इनवर्स को मैं साइमन लिखता हूँ यहाँ। ऐसा यूनिट क्या है इसकी, साइमन। तो ओम इनवर्स का मतलब क्या है, साइमन मैं यूज करूँगा इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आपको याद रखना है ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं, साइमन, जो ऐसा यूनिट है किसकी, कंडक्टेंस की। तो ये तो बात हुई कंडक्टेंस
ठीक, अब हम इसमें आगे बात करेंगे कि कंडक्टिविटी क्या होती है। तो अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं तो दो डेफिनेशन मैं यूज करूंगा कंडक्टिविटी के लिए। एक डेफिनेशन में यूज करूंगा फिजिक्स की, और एक डेफिनेशन में बताऊंगा केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से कि आप क्या यूज कर सकते हैं, किसकी डेफिनेशन, कंडक्टिविटी की। ठीक, तो पहली बात, अगर मैं कंडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आगे ही आप इसके डिफरेंट टाइप पढ़ने वाले हैं। तो कंडक्टिविटी क्या है, एक तो क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी में ही सपोर्ट करती है, और किसकी, रेसिप्रोकल होती है, रेजिस्टिविटी की। ठीक है, क्या कहा मैंने कि अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं, तो क्या मतलब है इसका, कंडक्टिविटी का मतलब है इट इज ऑल्सो सपोर्ट इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में सपोर्ट करेगी ये भी, और किसकी रेसिप्रोकल होगी, रेजिस्टिविटी की। तो क्या लिखूंगा मैं, इट इज ऑल्सो सपोर्ट इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट इज ऑल्सो सपोर्ट इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट and it is reciprocal of क्या, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को आपने रो से रिप्रेजेंट किया था। तो अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं तो मैं इसे कप्पा से रिप्रेजेंट करता हूं। इट इज क्या, डिनोटेड बाय कप्पा, के सही बनाते हैं आप, तो इसे बोलते क्या है वैसे, कप्पा। और कप्पा की वैल्यू की बात करूं तो कप्पा का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल किसकी, रेजिस्टिविटी की। तो कप्पा इक्वल टू क्या होगा, 1/ρ, मतलब रेजिस्टिविटी ये होता है। और मैं भी एक फॉर्मूला पढ़ के आया था पीछे कि R इक्वल टू क्या, ρL/A। तो अगर मैं यहाँ से रो की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो क्या हो जाएगी, RA/L। यहाँ पे रख दें आप इसकी वैल्यू, तो कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/RA/L। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कप्पा इक्वल टू L ऊपर पहुँच जाएगा, तो क्या बनेगा ये 1/R, और L ऊपर पहुँच के मैं इसे लिख सकता हूँ L/A। तो कप्पा मेरा किसके इक्वल आ गया, 1/R इंटू L/A के इक्वल आया, जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो कप्पा इक्वल टू 1/R क्या है, 1/R क्या होती थी आपकी, कंडक्टेंस। तो 1/R को क्या लिख सकता हूँ मैं, कंडक्टेंस, और L/A क्या था मेरा, सेल कांस्टेंट। तो कंडक्टिविटी किसके इक्वल हुई, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट के, बोलो। और मैं कप्पा को स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलता हूँ, या तो कंडक्टिविटी बोलूँगा, या तो मैं क्या कहूँगा इसे, या तो मैं इसे कंडक्टिविटी बोलूँ, या मैं क्या बोलूँ इसे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलूँ, दोनों का मतलब एक ही है। अब बात करूँ मैं इसकी यूनिट की, कि कप्पा की यूनिट क्या होगी। 1 मार्क्स में बहुत बार यूनिट पूछी गई है, ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न के लिए 1 मार्क क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। तो फॉर्मूले से ही निकालेंगे, देखते हैं यूनिट ऑफ कप्पा होगी क्या। तो अगर मैं कप्पा की बात करूं तो फॉर्मूला क्या आया था, 1/R इंटू L/A। 1/R की यूनिट क्या थी, ओम इनवर्स, जिसे क्या बोला था मैंने, ओम इनवर्स बोला था, है ना। L/A, L की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, और A की यूनिट क्या होगी फिर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगी मेरी क्या, ओम इनवर्स, और सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा, एक तो कट जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और मैं ओम इनवर्स को क्या लिखता हूँ, साइमन, और इसे क्या लिखूंगा मैं, सेंटीमीटर इनवर्स। इसका मतलब कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, जो आपको याद रखनी है, पेपर में बहुत बार ये पूछी गई है। ठीक, ये तो डेफिनेशन, ये तो मैंने फिजिक्स के टर्म में बात करी कि जो कंडक्टिविटी है वो क्या है, कंडक्टिविटी एक टाइप की सपोर्ट ही करती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। रेजिस्टिविटी की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन अगर मैं दूसरी डेफिनेशन की बात करूं इसकी कंडक्टिविटी की, और करके मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, कंडक्टिविटी का मतलब, कंडक्टिविटी की अगर मैं दूसरी डेफिनेशन देखूं यहाँ पर, तो मैं लिख सकता हूँ
द कंडक्टेंस ड्यू टू all the ions, the conductance due to all the ions present in 1 centimeter cube या ml of electrolytic solution। तो क्या कहा मैंने कि आयंस की जो कंडक्टेंस है इन पर यूनिट वॉल्यूम पर सेंटीमीटर क्यूब या पर ml सॉल्यूशन, वही क्या है, कंडक्टिविटी है। तो ये किसकी टर्म में थी, ये मैंने केमिस्ट्री के टर्म में आपसे बात की है। तो अब अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं तो कंडक्टिविटी मेरे पास दो टाइप की है। कौन कौन सी? एक कंडक्टिविटी है मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी, और एक कंडक्टिविटी होती है मेरे पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, बात करते हैं उसके टाइप्स की, मतलब मैं बात करूंगा मोलर कंडक्टिविटी की और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। ठीक, तो कंडक्टिविटी में दो टाइप हमें पढ़ने हैं। कौन कौन से? एक पढ़ना है मुझे मोलर कंडक्टिविटी, और दूसरा क्या पढ़ना है मुझे? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी की बात करूं तो मैं इसे लैम्डा m से रिप्रेजेंट करता हूं। लैम्डा अलग तरीके से बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है? देखिए, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में लूंगा, कि मैंने क्या कहा था, कंडक्टिविटी का मतलब था कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन पर सेंटीमीटर क्यूब या पर ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो जिस भी सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, अगर उस सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है तो मैं बात करूंगा 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो भी कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, आपकी मोलर कंडक्टिविटी। और जब मैं उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट लूंगा तो वो कंडक्टिविटी कौन सी होगी? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? The conductance due to all the ions, the conductance due to all the ions of that volume which contain 1 mole electrolyte, which contain 1 mole इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो जो भी कंडक्टेंस होगी आयंस की वजह से उस सॉल्यूशन के अंदर, जो सॉल्यूशन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कंटेन करता हो उसे क्या बोलेंगे आप? मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। तो अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी की बात करूं तो मैं इसका फॉर्मूला यूज करता हूं, लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू वी। और ये V वो सेंटीमीटर क्यूब में होता है, पहली बात। और ये V वो वॉल्यूम है जो क्या कंटेन करता है? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कंटेन करता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये जो V है वो वॉल्यूम है, दैट वॉल्यूम विच कंटेन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कंटेन करता है, ये वो वाला वॉल्यूम है। तो मोल की इन पर वॉल्यूम में कहाँ बात करता हूँ? मैं बात करता हूँ किसके अंदर? मोलैरिटी के अंदर। मतलब यहाँ मैं कंसंट्रेशन टर्म कौन सी यूज करूँगा? मोलैरिटी। तो अगर मैं मोलैरिटी का फॉर्मूले की बात करूँ तो मोलैरिटी क्या होती थी? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक, और ये जो वॉल्यूम था यहाँ लीटर में होता था। वॉल्यूम किस में होता था? लीटर में। लेकिन मुझे वॉल्यूम किस में चाहिए? सेंटीमीटर क्यूब में। तो जब मैं वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करूँगा तो मैं 1000 से या तो नीचे डिवाइड करूँ या तो यहाँ डिवाइड कर दूँ या मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ, बात एक ही है। तो मैंने क्या करा? मैंने V लीटर को किस में चेंज कर दिया? V सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करा। तो मेरा क्या आया? मेरा m इक्वल टू क्या आ गया? n अपॉन V सेंटीमीटर क्यूब, और इनटू में क्या आ गया? 1000। अगर मैं n की बात करूँ, n क्या है? नंबर ऑफ मोल है। और कितना मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया आपने? 1 मोल। मतलब मैं n की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ? मैं n की वैल्यू 1 पुट कर सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा ये? 1 अपॉन V सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1000। और मुझे यहाँ से, ये जो मैंने डब्बे में पैक किया है, मुझे यहाँ से V सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू चाहिए, और जिसे मुझे किस में पुट करना है? मुझे 1 वाले उसमें पुट करना है, इक्वेशन में। तो मैं अगर मैं V सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करूँ तो V सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास क्या? 1000 अपॉन m।
बोलो। और ये 20 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू में कहाँ उठा के रखनी है मुझे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो मेरी इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी, मेरी इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी, ये थी लैम्डा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा कप्पा, और 20 सेंटीमीटर क्यूब की जगह क्या रख दूंगा मैं 1000 अपॉन एम। तो मेरा ये लैम्डा एम का फॉर्मूला आया। और लैम्डा एम में कौन सी टर्म यूज करी मैंने, मोलैरिटी। मोलैरिटी की यूज करी क्योंकि मोल की बात हो रही है पर सेंटीमीटर क्यूब या पर ml या पर लीटर ऑफ वॉल्यूम में। तो मैं कौन सी कंसंट्रेशन टर्म यूज करूंगा, मैं मोलैरिटी यूज करूंगा। तो ये क्या थी, ये थी आपकी मोलर कंडक्टिविटी। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, इसकी यूनिट क्या होगी, तो देखें, अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट की बात करूं, यूनिट इंपॉर्टेंट है फॉर 1 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपसे। तो यूनिट ऑफ लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या था, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। इसकी यूनिट थी कप्पा की साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और 1000 की तो कोई यूनिट होगी नहीं। और मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, मतलब मोल लीटर इनवर्स। तो अगर मैं इस यूनिट को कंबाइन करूं तो यूनिट क्या हो जाएगी मेरे पास यूनिट हो जाएगी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स मोल, ठीक है, लीटर। ये मेरे पास किसकी यूनिट है, ये मेरे पास यूनिट है किसकी, लैम्डा एम की। ठीक, तो लैम्डा एम की यूनिट आपने इस तरीके से निकाली। अब इसके बाद जो दूसरा पार्ट है मेरे पास किसका, कंडक्टिविटी का, वो है मेरे पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, तो बात करूंगा मैं उसके बारे में। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है, जो सेकंड टाइप है कंडक्टिविटी का वो मेरे पास क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को मैं डिनोट करता हूँ किससे, लैम्डा ई क्यू से। और ये किसकी कंडक्टेंस होगी, उन आयंस की कंडक्टेंस होगी या उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस होगी जो 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, कंटेन करता है। तो अगर मैं इसके बारे में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, द कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस, द कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस, the conductance due to all the ions present in that volume which contain one equivalent electrolyte, जो क्या कंटेन करता है, 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट कंटेन करता है। उनकी जो कंडक्टेंस होगी, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी, उसे क्या बोलेंगे आप, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो मैं अगर फॉर्मूले की बात करूं इसके, तो मैं लिख सकता हूं लैम्डा ई क्यू इक्वल टू क्या होगा, कप्पा इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम भी क्या है यहाँ, वही सेंटीमीटर क्यूब में है। और ये वी वो वॉल्यूम है यहाँ पर जो क्या करता है, 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट कंटेन करता है। तो अगर मैं V की बात करूं तो क्या लिख सकता हूं मैं, ये वो वॉल्यूम है, दैट वॉल्यूम विच कंटेन क्या, 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, क्या है वो, 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर मैं इक्विवेलेंट की बात करूं तो मैं कौन सी कंसंट्रेशन टर्म के अंदर इक्विवेलेंट की बात करता हूं, बोलो, मैं उस कंसंट्रेशन टर्म के अंदर करता हूं, नॉर्मेलिटी के अंदर। तो अगर मैं नॉर्मेलिटी की बात करूं तो नॉर्मेलिटी क्या होता था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, किस में, लीटर में। यहाँ पर भी मैं लीटर से किस में चेंज करूँगा, सेंटीमीटर क्यूब में। तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि डिवाइड करूँगा तो ऊपर पहुँच जाएगा। और यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है, 1 इक्विवेलेंट है। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, एन अपॉन, एन की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं, 1 अपॉन 20 सेंटीमीटर क्यूब इंटू क्या, 1000। तो अगर मैं यहाँ से 20 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो क्या हो जाएगी मेरे पास, 1000 अपॉन एन। ये मेरे पास 20 सेंटीमीटर क्यूब की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। जैसे मैं किस में पुट करूँगा, मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूँगा इसे, ठीक है। और जब मैं पुट करूँगा तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा,
लैम्डा ई क्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा ई क्यू हो जाएगा कप्पा, और 20 सेंटीमीटर क्यूब की जगह क्या पुट करूँगा 1000 अपॉन एन। तो ये मेरा क्या आ गया, लैम्डा ई क्यू आ गया। बोलो, तो लैम्डा ई क्यू में आपने नॉर्मेलिटी का यूज करा और लैम्डा एम में आपने मोलरिटी का यूज करा, क्योंकि मोल की बात मोलरिटी में होती है और इक्विवेलेंट की बात नॉर्मेलिटी में होती है। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, यूनिट ऑफ लैम्डा ई क्यू, तो यूनिट क्या होगी, कप्पा की यूनिट क्या है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होती है, नॉर्मेलिटी होता है ग्राम इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट अपॉन, एक मिनट, इक्विवेलेंट, और यहाँ पर वॉल्यूम की यूनिट क्या ली है मैंने, सेंटीमीटर क्यूब ली है। क्या लिया है भाई, देखिए लीटर में होती है वैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में होता है लीटर में, लेकिन यहाँ वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में लिया हुआ है। तो यूनिट क्या जाएगी मेरे पास, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स पहले से ही है, सेंटीमीटर क्यूब, और इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा -1। तो अगर मैं इसे सोल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट -1। तो ये यूनिट किसकी है, लैम्डा ई क्यू की। ठीक है, एक मिस्टेक हो गई है हमसे लैम्डा एम में, लैम्डा एम में मैंने इसे सेंटीमीटर क्यूब ना मान के क्या मान लिया था, लीटर। उस यूनिट को भी एक बार करेक्ट कर लेना, मैं दोबारा बता देता हूँ लैम्डा एम के बारे में कि लैम्डा एम की यूनिट थी क्या मेरी, तो लैम्डा एम ठीक कर लेना, वो मिस्टेक हो गई है। लैम्डा एम की अगर मैं बात करूं क्या था मेरा, कप्पा था इंटू 1000 क्या था अपॉन एम था। कप्पा की यूनिट क्या थी, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स थी, और मोलरिटी की यूनिट क्या थी, मोल पर लीटर, है ना, लेकिन पर लीटर की जगह क्या था, सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब ऊपर पहुंच जाएगा, क्या बन जाएगा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब और मोल -1। तो क्या बन जाएगा ये, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और क्या बन जाएगा, मोल इनवर्स। तो ये ठीक कर लेना, लैम्डा एम की यूनिट ये होती है। ठीक, तो मैंने लैम्डा एम के बारे में पढ़ा, मैंने लैम्डा ई क्यू के बारे में पढ़ा और उनकी यूनिट के बारे में पढ़ा। इसके बाद अगर मैं इन दोनों के रिलेशन की बात करूं कि लैम्डा एम और लैम्डा एन में, मतलब लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू में रिलेशन क्या होगा, मतलब मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में रिलेशन क्या है, किस तरीके से वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो बात करता हूँ उसकी। रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा ई क्यू। ठीक, तो अगर मैं लैम्डा एम की बात करूं, लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, कप्पा है 1000 है और अपॉन में क्या है एम, जिसे मैंने क्या माना इक्वेशन फर्स्ट। लैम्डा ई क्यू क्या है मेरे पास, कप्पा है 1000 है और अपॉन में क्या है एन, जिसे क्या माना मैंने इक्वेशन 2। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, अगर दोनों इक्वेशन को क्या करूं मैं डिवाइड कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, लैम्डा एम मिलेगा, लैम्डा ई क्यू मिलेगा। ठीक, कप्पा से कप्पा चला जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1000 अपॉन एम, और जब मैं इसे डिवाइड करूँगा तो ये क्या बचेगा 1000 अपॉन एन। ठीक, तो लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई क्यू क्या हो जाएगा, उल्टा कर दें आप, 1000 अपॉन एम और इंटू एन अपॉन 1000। ठीक, तो मेरा लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई क्यू क्या आ गया, नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी। लैम्डा एम क्या आ गया मेरा, नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई क्यू, ये आया। इसे मैं और सोल्व कर सकता हूँ थोड़ा सा, कैसे देखें, मुझे पता है मेरा लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई क्यू क्या है, नॉर्मेलिटी है, और नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और अपॉन में क्या होता है वॉल्यूम। ठीक, मोलरिटी की बात करूं तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है और अपॉन में क्या होता है वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो सोल्व करो इसे और, तो लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई क्यू क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आप ऊपर रखेंगे, वॉल्यूम नीचे रखेंगे, ये उल्टा हो जाएगा जाके, वी अपॉन क्या, नंबर ऑफ मोल्स। बोलो, v से v कट जाएगा, तो लैम्डा m अपॉन लैम्डा ई क्यू क्या आ जाएगा मेरा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और अपॉन में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो मेरा लैम्डा m अपॉन लैम्डा ई क्यू क्या आ गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल आ गया। इसे थोड़ा सा और सोल्व करूँगा मैं अभी। ठीक है,
तो अगर मैं लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई क्यू बात करूं तो क्या आया है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं आप, बोलो, गिवन मास। और आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में गिवन मास की जगह क्या लेते हैं आप, इक्विवेलेंट मास लेते हैं। बोलो, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं आप, गिवन मास और अपॉन में क्या लेते हैं आप, मोलर मास। ठीक है, इसे सोल्व करूँ अगर मैं तो क्या हो जाएगा, गिवन मास से गिवन मास कट जाएगा, है ना, और मोलर मास ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये मोलर मास। ठीक, और अपॉन में क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास। बोलो, ये आ गया मेरा क्या, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई क्यू। ठीक, थोड़ा सा और सोल्व करेंगे इसे, अभी बहुत ही आसान आंसर आएगा इसे सोल्व करने के बाद। लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई क्यू को सोल्व करूँगा तो मोलर मास को तो मैं ऐसे ही रखूँगा। और मैं इक्विवेलेंट मास की अगर बात करूँ तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है, मोलर मास को अगर आप उसके वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें आप, वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर दें, तो क्या निकल जाता है, उसका इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट हो जाता है। तो अगर मैं लैम्डा एम ओवर लैम्डा ई क्यू की बात करूं तो क्या होगा, मोलर मास से मोलर मास गया और वैलेंसी फैक्टर कहाँ पहुंच गया, ऊपर। इसका मतलब लैम्डा एम ओवर लैम्डा ई क्यू किसके इक्वल होता है, वैलेंसी फैक्टर के, ये आपको ध्यान रखना है। लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई क्यू किसके इक्वल होगा, वैलेंसी फैक्टर के। तो ये रिलेशन था किस किसके बीच में, लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू के बीच में। ठीक, तो ये मेरी कंडक्टिविटी थी, कुछ जनरल टर्म थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। ठीक है, आपको समझाने की पूरी कोशिश की गई है। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रह जाए, कोई भी चीज़ आपको ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको हमारी चीज़ें पसंद आ रही हैं या जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।